अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे एक दोस्त होंगे स्वीडन से, अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ। पूछेंगे कि क्या देख रहे हैं आने वाले हालात में पाकिस्तान में, जिस तरह दिन ब दिन आप देख रहे हैं लोग परेशान हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, जो दूसरे मालिक में रह रहे हैं वो भी परेशान है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, मुबारक जी। सर ये क्या चल रहा है, क्या देख रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा। ये सही बात आप कह रहे हैं। पाकिस्तान के जो अभी हालात हैं वो तो इतने मायूस कौन है, मुबारक, इतने मायूस कौन। और तमाम पाकिस्तान के लोग जो अंदर हैं, जो पाकिस्तानी बाहर हैं, और इवन दूसरे ममालिक भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जब पाकिस्तान में आपके सियासतदान दयानतदारी के साथ मुल्क को चलाने के लिए काम नहीं करेंगे तो उसके फिर रिजल्ट ये आता है। ऐसी कौम जो शुरू से जिसका बेस गलत बनाया गया, दयानतदार पढ़े लिखे लोग, मुहिब वतन लोग, विजनरी लोग, जब उनके हाथ में हुकूमत नहीं आएगी तो जो मुफाद परस्त लोग हैं, जो माफियाज हैं, आप अगर उनके हाथ में हुकूमत दे देंगे, मुल्क दे देंगे, तो 75 साल चलने के बाद भी पाकिस्तान नहीं चल रहा। मैं दयानतदारी साहब को बता रहा हूं कि पाकिस्तान 75 साल में नहीं चला, और अभी तो आप इसको कह लें कि डिफॉल्ट होने वाला है। जब उसकी इकॉनमी किसी मुल्क की दूसरे मुल्कों के उधार के ऊपर, लोन्स के ऊपर चल रही हो, तो वो मुल्क कैसे चलेगा जी। और आपके सियासतदान वो हैं जहां 1000 रुपया लगना यानी खर्च होना होता है, ये लगाते लाखों रुपए उसके ऊपर। और हमारे यूरोप में ये कि जहां 1000 लगाना होता है उसको 500 लगाते हैं, वो 500 बचा के रखते हैं अपने मुल्क के लिए। और यही हालात जो हमारे साथ रहे कि आपका वजीर आजम अपने बेटों, भांजियों, बेटियों को या भाई को मिलने के लिए एक जहाज इस्तेमाल करता है, लंदन जाता है, जबकि वो पाकिस्तान में बैठ के वो डिजिटली आमने सामने बात कर सकता था। एक पूरी टीम लेके जाता है लंदन में 5 स्टार होटलों में, वहां से फिर दुबई में चला जाता है, वहां रहता है, खाता पीता है और घर आता है। और करोड़ों रुपए आप पूछें अदालत, अभी अदालत किधर है, पूछे इससे, वजीर आजम से, ये करोड़ों रुपए किस मकसद के लिए खर्च किए गए हैं। सिर्फ बातचीत के लिए नहीं, उनका जाती मफाद था, वो अपने खानदान को मिलने के लिए किया था। जरदारी, आपको याद है आपके प्रोग्राम में मैंने बात की थी, जरदारी सदर पाकिस्तान का था, दुबई में उसने ऑफिस खोला हुआ था, कैंप ऑफिस। क्यों? किस मुल्क का कानून था, किस मुल्क में लिखा। कहीं दुनिया की मिसाल आप दे लें कि एक मुल्क का सदर दूसरे मुल्क में चला जाए, वहां जाके बैठ के काम करे, जहाज चल रहे हैं और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट फाइलें जा रही हैं, वहां पे लोग 5 स्टार होटल में ठहर रहे हैं। यानी अरबों रुपए पाकिस्तान के वो खा गया इस तरीके से। तो मुबारक साहब, मुल्क जो चलते हैं वो इस तरह नहीं चलते। अच्छा सर, ये एक चीज बताइए कि इंग्लैंड में ये पूरी टीम आई, यहाँ आके इन्होंने उस बंदे के साथ मीटिंग की जिसको आपके इल्म में है कि अदालत भी ढूंढ रही है, इश्तिहारी मुजरिम है वो। तो अब ये इश्तिहारी मुजरिम ही रह गए 22 करोड़ लोगों के ऊपर गवर्नमेंट करने के लिए, बाकी सब इनके ख्याल में जिंदा लाशें हैं। बिल्कुल, हम इनके गुलाम है ना जी। मुबारक साहब, पाकिस्तान के लोग गुलाम हैं इनके। एक गुलामी से जान छुड़ाई, हम दूसरे लोगों की गुलामी में आ गई। 2, 4, 6 फैमिलीज हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, और उनके बेटे बेटे। मैं आपको बताऊं, स्वीडन की मिसाल छोटी मैं देता जाऊं आपको। यहाँ स्वीडन के अंदर मुबारक साहब, एक फैमिली का एक शख्स कानूनन एमपीए बन सकता है, कानूनन, कानून है। इस स्वीडन के अंदर एक शख्स एक ही घर खरीद सकता है, 2 घर नहीं रख सकता। मैंने घर खरीद लिया, उन्होंने मेरे पीछे लग गए, कहते फौरन इसको बेचो, तुम 2 घर नहीं रख सकते। तो ये जिस मुल्क में ये स्टैंडर्ड हो, वहां तो लोग पैसे बचाते हैं, गवर्नमेंट सारा पैसा आवाम के ऊपर खर्च करती है, किसी का हक नहीं मारते। कोई शख्स, यानी गवर्नमेंट आपका हक नहीं मार रही कि आप, ये नहीं कि आपके पास 6 घर है तो दूसरा एक गरीब आदमी बैठा उसके पास कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में तो आप देखें जुल्म की इंतहा है जिसको। और ये जजेस जो रात के 12 बजे वहां पे तमाशा इन्होंने खोला था, एक मलका जबत की तरह कारवान लेके जा रहा था, रात को लेटे आयरन बज रहे, सरन बज रहे, एक तमाशा इन्होंने किया था। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस अभी सोए हुए हैं? अच्छा, एक वजीर आजम जो कि कानूनन मुजरिम है, और वो बंदा वजीर आजम बन गया, उसके साथ 26-27 आदमी जो अदालतों से पैसा दे के
पैसा दे के वो क्या कहते हैं, वो जमानतों के ऊपर वो सब मिनिस्टर बने हुए हैं, क्या क्या बन गए, और पाकिस्तान की अवाम उनके नीचे दे दी गई है और उनको मुल्क दे दिया गया। और मुल्क अच्छा खासा चल रहा था, मुबारक जो भी हो, कहते हैं कि चलती चीज जो चल रही है, जो बह रही है, उसको चलने दो। इन्होंने उसको रोका, फिर रिवर्स किया, दरिया के साहब के उसका रिवर्स करके ऊपर लगाया, वो सब रुक गया अभी। और मैं दावेदारी से आपको कहता हूँ, पाकिस्तान जो है ये डिफॉल्ट होने वाला है। पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है। पाकिस्तान दूसरे लोगों के पैसों के ऊपर चल रहा है 75 साल से। और ये अभी जो हालात है, ये तो क्रिमिनल लोग हैं, ये तो इनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनका मतलब था आएंगे, अपने केसेस खत्म करेंगे और इसके बाद भाग जाएंगे। तो अभी जो कुछ हो रहा है, आपके अदारे क्यों खामोश है, वो क्यों न्यूट्रल हैं, जब पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में आ गया है कि पाकिस्तान को शदीद खतरा है, उसकी एग्जिस्टेंस और इंटीग्रिटी के ऊपर, वो खत्म होने वाला होगा या कुछ हो जाएगा। आपके अदारे क्यों न्यूट्रल हैं, क्या वो भी इसमें इन्वॉल्व थे? तो ये चीजें हैं जो दुनिया में देखी नहीं गई, हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा सर, एक सवाल है यहाँ पे, बड़ा अहम सवाल है। आप अदालतों की बात करते हैं, ये पता चला है कि चीफ इलेक्शन कमीशन और जो भी लोग वहां काम करते हैं या अदालतों में है या जज हजरात है, इनकी ऐसी वीडियो नून लीग के पास है कि वो इनको ब्लैकमेल करके जो मर्जी फैसले करवा रहे हैं। देखिए मुबारक साहब, मैं आपको बताऊं, इनके अंदर कीज है, एक हिडन कीज है, इनकी छुपी चाबियां हैं। छुपी चाबियां क्या है इनकी? ये जब अपॉइंटमेंट इनकी होती है तो ये सियासतदान जो थे, जैसे लंदन में बैठा हुआ खरबों रुपए खा, उसके बेटे 4 टन उनका वजन है, आराम की रोटी खा खा के, और जायदादें वो बनाई है जो कि मैं कल एक जगह में प्रोग्राम देख रहा था, किसी इंग्लिश चैनल, उन्होंने बोला कि कोई दुनिया की मिसाल नहीं है कि अमेरिका के सदर ने भी किसी दूसरे मुल्क में जाके जायदाद बनाई हो। उन्होंने कहा कि बरतानिया का खुद वजीर आजम जो उससे पूछे क्या तुम्हारी दुनिया के किसी मुल्क में तुम्हारी जायदाद है? नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको ये इन्होंने खरीदा है, वो काटा है, काट के उसका सारा पैसा बाहर ले गए। पाकिस्तान है कभी वो क्या कहते हैं कि एक पिंजर है, वो इंसान के जिस्म का पिंजर होता है, उसके ऊपर सारी खाल उतार के ये ले गए बाहर। तो ये जो कुछ हो रहा है भी पाकिस्तान, ये उनके चमचे हैं सारे, ये सारे सिफारशी लोग हैं। तमाम जजेस और इलेक्शन कमिश्नर का जो चेयरमैन है, जो इसको कहते हैं आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सब सिफारशी लोग हैं और सियासतदानों के ये पिट्ठू हैं। सियासतदानों की इनकी जेबें भरी हुई है और उनकी वो चाबी वो चलाते हैं तो ये बोलते हैं। तो जब मुल्क का निजाम ऐसे चल रहा हो, पाकिस्तान के अंदर कितने काबिल लोग बैठे हैं, मैं कहूंगा मुबारक साहब, पाकिस्तान के अंदर जो लोग आपके बाहर असासे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े काबिल लोग पाकिस्तान के बाहर छुप के भाग गए हो यहाँ से। पाकिस्तान क्यों नहीं चल सकता जब दुनिया का हर मुल्क चल रहा है? बांग्लादेश चल रहा है जो हमसे जान छुड़ा गया था, बाकी लोग चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत वफादार लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं। आप उनकी काबिलियत से फायदा नहीं उठा रहे हो, आप उनको इज्जत नहीं दे रहे हो पाकिस्तान के अंदर, आप उनको पोजीशनें नहीं देते हो। और ये मुल्ला और ये लोग ये मिल के पाकिस्तान के अंदर से दुश्मन है, लेकिन ऊपर से पाकिस्तान को मेरे ख्याल में ये खत्म करना चाहते हैं पाकिस्तान को। और उसी हिसाब से ये जो चल रहे हैं अभी हिसाब, और आपके अदारे कहते हैं न्यूट्रल है, तो फिर तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। अगर अदारे न्यूट्रल हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो ये अभी जागने का टाइम है। और मेरे ख्याल में जो इमरान खान जो चीखें मार रहा है बाहर सड़कों के ऊपर शहरों में, वो सही कह रहा है कि पाकिस्तान अगर ये इलेक्शन इन्होंने ना करवाए इमीडिएटली, तो पाकिस्तान की, मैं दरनिजारी साहब को बता रहा हूं, हमने भी बड़ी दुनिया देखी है, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस खतरे में है। क्योंकि आपके वो अदारे जिनका हक है, जिनको पैसा दिया गया है कि तुम पाकिस्तान को बचाओ, वो कहते हैं न्यूट्रल है, खामोश है। आप देख लें ये कितने अरसे में कोई आपका अदारा नहीं बोला। अच्छा सर, ये बताइए, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद नाज़रीन जुड़े रहे, कुछ और भी बातें करते हैं सर के साथ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा सर, ये बता रहे हैं कि श्रीलंका में जो हालात हुए हैं आने वाले दिनों में सेम पाकिस्तान में भी ये होने वाले हैं, आप कैसे किस नजर से देखते हैं? देखिए, श्रीलंका में भी एक खानदान था जो श्रीलंका को ड्राइव कर रहा था जी। श्रीलंका के सियासतदान भी मुल्क की सलमियत के लिए या इकानमी के लिए उन्होंने भी कुछ नहीं किया जी। अभी चाइना हर दफा उनकी मदद नहीं करेगा, या इंडिया जाके वहां नहीं पैसे देगा, या पाकिस्तान भी शायद उनको कोई दे रहा हो। तो जब आपके
ये सियासतदान नालायक होते हैं और बददियानत भी होते हैं साथ, और उनको विजन ही नहीं होती कि हमने मुल्क कैसे चलाना है। मैंने मिसाल दी थी कि जहां 1000 रुपये खर्च है, वहां अगर 10,000 रुपये लगाएंगे उस मुल्क का, तो वो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। यहाँ यूरोप में जहां 1000 होते हैं वहां 500 लगाते हैं, 500 रखते हैं, स्पेन रखते हैं, सेव करते हैं ताकि हमारे मुल्क की मुश्किल वक्त में ये काम आएगा। तो हमारे मुल्क में ऐसे हुआ ना, हर बंदा उसको लूट रहा है, हर बंदा लूट रहा है। श्रीलंका में भी ऐसे हुआ, उनके लोग लूटना घसूटना शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो बैठने वाले हैं, बल्कि बैठ गए हैं। तो लाइकवाइज पाकिस्तान की पोजीशन भी वही है। पाकिस्तान में आप जब मामूली से मामूली आदमी को भी इतनी फैसिलिटीज देंगे जो यूरोप में एक मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को नहीं दी जाती, वहां पे जजेस बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते हैं, जबकि यहाँ पे जजेस के पास गाड़ियां होती नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हर मिनिस्टर, हर पॉलिटिकल जो लीडर तो नहीं मैं कहता, पॉलिटिकल वर्क जो भी है, ये लोग सियासतदान बने हुए जंगली लोग, सारे अनपढ़ जंगली लोग हैं और सियासतदान बन के मुल्क की वो टांगे काट रहे। मुबारक साहब, मैं आपके प्रोग्राम में 2 बातें बहुत जरूरी करना चाहता हूं। पाकिस्तान को चलाने के लिए आपको इन तमाम सियासतदानों के और बड़े बड़े अदारों के सरबराहों के पर काटने पड़ेंगे। इनके वो तमाम पैसा जो पाकिस्तान इनको दे रहा है, इनको गाड़ियां मुफ्त मिली हुई है, नौकर मिले हुए हैं, बंगले मिले हुए हैं, इनके खर्चे जो है सारे पाकिस्तान दे रहा है, इनकी तनख्वाह इतनी दे रहा है, इनको पुलिस आपने दी हुई है, इनको गार्ड्स मिले हुए हैं, ये जाते हैं शहंशाहों की तरह और वहां पैसे का काम नहीं करते, चाहे वो अदालतें हो चाहे दफ्तर हो। यूरोप की तरह जब तक इनके पर नहीं काटेंगे और इनको सिर्फ तनख्वाहें दें, बाकी अपनी गाड़ियों के ऊपर जाएं, ये अपने नौकर रखें, ये अपने घर खरीदें, अपने किराए पर रहें, इनको तनख्वाह दें, एक लेवल के ऊपर तनख्वाह दें, तो तब जाके इनको अपनी असलियत पता लगेगी कि यूरोप ने कैसे तरक्की की है। यूरोप में किसी प्राइम मिनिस्टर को आप देखें जो जब होता है इसके बाद उसका नामो निशान मिट जाता है तारीख से। आप बरतानिया देख लें, अमेरिका के सदर देखें, वो बोलते वो किधर गए हैं सारे। तो पाकिस्तान में तो आपका सारा पैसा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है वो आप उधार लेते हैं दुनिया से, और वो अपने इन लोगों के ऊपर आप खर्च, ये लोग उसको खुद खा रहे हैं और एक एक घर में 20-20 गाड़ियां खड़ी हैं। तो जनाब ये तो दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है जी। आप अमीर तरीन मुल्कों को देख लें, चाहे अमेरिका है, चाहे बरतानिया है, चाहे कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे जापान है, चाहे चाइनीज है या रशियंस हैं, आप देखें कि उनको क्या ये सहूलियात है कि एक चीफ मिनिस्टर उसके बाद 20 गाड़ी खड़ी है, उसको 40,000 नौकर है, बाद पुलिस पहले उनको दे दी, सलूट मारी है। नेवर एवर। जब ये चीजें आप उनके पर नहीं काटेंगे, उनको कर्टेल नहीं करेंगे और लेवल के ऊपर लेके आएंगे, सिर्फ तनख्वाह इनको दें, बस तनख्वाह के अंदर वो खुद अपना खर्चा बर्दाश्त करें। कोई किसी का पाकिस्तान उनका नौकर नहीं है। पाकिस्तान को 75 साल खा के हमें जो कुछ मिलता है, हम मकरूज कितने पहले देखें, दुनिया के हम कितने मकरूज है, वो पैसा किधर चला गया? दुनिया ने हमें दिया पैसा, लेकिन वो पैसा कौन खा गया? यही सियासतदान खा गए। ये नालायक तरीन भी है, बददियानत भी है और मुल्क के दुश्मन भी है। तो इसको कौन, जजेस इसमें शामिल है। पाकिस्तान को इंसाफ आज तक नहीं मिला, तो जजेस को जो सहूलत दी है वो किस लिए दे रहे हैं हम लोग? आपका इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका खुद एजेंट है इन सियासतदानों का, वो कैसे दानेदारी से फैसला करेगा? मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं कर रहा। तो ये चीजें कौन देखेगा? ये मेरे ख्याल में कोई ऐसा इनकलाब ऐसा आने वाला है या आएगा जब ये सब चीजें अकाउंटेबल होंगी और फिर आपको एक नया रास्ता वो लेके चलेंगे। लेकिन जब तक ये लोग बैठे हैं, मुबारक साहब, पाकिस्तान तरक्की नहीं करने वाला। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, वही मसला, ये देखिए स्वीडन में बैठे हुए हैं, फिक्र पाकिस्तान की है। मैं यहाँ सबको, पाकिस्तान में सियासतदानों को फिक्र नहीं है, झूठ फरेब की दुनिया में वो चल रहे हैं। मगर कुछ सोचना पड़ेगा, कौम को आज कुछ सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो फिर पछतावा रह जाएगा। आज पाकिस्तान है तो सब कुछ है। ये फौज की याशियां, जजों की याशियां, ये महफिलें, शराब की, शबाब की, ये वीडियो जो बना के ब्लैकमेल करने वाले लोग, इन सब का वो हशर होगा अवाम के हाथों। वो दिन दूर नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जल्द आएगा वो दिन। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ और भी प्रोग्राम देखने के लिए। धोबी का कुत्ता घर का न काट का प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम।
नहीं, आज पाकिस्तान की जो ताज़ा सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इमरान खान ने तकरीर में सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया भी अदा किया। अब जो लोग भी पार्टी छोड़ के गए थे उनका मुस्तकबिल क्या है? एक तरफ कहा जा रहा है जी वो कब तक नाअहल होंगे, उन्हें नाम ही नाअहल करार दे तो मेरा ख्याल वो सारी जिंदगी के लिए वैसे ही फारग हो गए। ना तो उनको किसी ने वोट देना है, ना अपने हलके में उनकी इज्जत रहेगी, ना माशरे में इज्जत रहेगी। और कल इलेक्शन कमीशन अब क्या फैसला करता है, क्योंकि कोई पता नहीं कि कहाँ पे कौन सी सियासत तब्दील हो जाए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अब ये लोग कोशिश करेंगे कि दोबारा इमरान खान के साथ राब्ता कायम करें। इनको पता है कि हम न इधर के रहे न उधर के रहे, बेड़ा गर्क हो गया जिसको कहते हैं। सियासत का भी बेड़ा गर्क हो गया, इनका अपना भी हो गया। कुछ अय्याशी की जो वीडियोस हमें मिली थी वो भी हमने देखी, किस तरह ये होटलों में अय्याशी करते रहे। जो इन्होंने पिकनिक मनानी थी वो मना ली। इनका बेड़ा गर्क किया नून लीग ने, और नून लीग का बेड़ा गर्क किया जरदारी ने। कैसा जबरदस्त! और जरदारी का बेड़ा गर्क कौन करेगा आने वाले दिनों में आपको ये भी पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि जब इनको खरीदा गया, इनको पैसे दिए गए, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में जिस तरह मैंने कल बताया था कि हर चीज़ बिकती है। जिस मुल्क में आपके इल्म में है कि पुरानी चीज़ें भी बिक जाती हैं, ऐसी चीज़ें भी जो यूरोप में फेंक दी जाती हैं वो भी बिक जाती हैं। मगर ये जो बंदे बिके वहाँ पे, उनकी जितनी मिट्टी पलीत सोशल मीडिया पे हुई, जितनी मिट्टी पलीत इनकी घरों में हो रही होगी, उसका अंदाजा अभी आप नहीं लगा सकते। अब मकसद ये आपको बताने का है कि ना ये वोट पे अगर इलेक्शन में हिस्सा ले भी लेते तो मेरा नहीं ख्याल कोई इनको वोट डाले। मोहल्ले में निकलेंगे तो लोटा, घर में भी बच्चे भी लोटा, बड़े भी लोटा, कोई छोटा लोटा कोई बड़ा लोटा, बड़ा ये पड़ के मुसीबत है। ये मैं आपको बता दूं, अगर इमरान खान के साथ ये राब्ता कायम करें और इमरान खान कहीं इनकी बातों में फिर ना आ जाए कि गवर्नमेंट पंजाब की हम ले लेंगे या कौमी असम्बली में भी कोई इस तरह के हालात बने, तो वहाँ इमरान खान को अब एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों से फायदा नहीं हो सकता, इनसे नुकसान होगा। हो सकता है ये कोशिश भी करे कि अपने आप को दोबारा ठीक करे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को ठीक करने की आज कोशिश की है। इसलिए मैंने ये बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब हालात देखे, प्रेशर देखा, इमरान खान के जलसे देखे, सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस साहब की जितनी इज्जत अफजाई हुई, उसके बाद अब इसको ठीक भी करना था। होता ये है कि जिस तरह पेट्रोल 2 रुपये महंगा करके तो फिर 50 पैसे सस्ता करके अवाम को खुश करना होता है। यही गेम अब इस वक्त भी चली है। बिल्कुल मैं आपको साफ तौर पे ये चीज बता रहा हूँ। जब हालात देखे कि जनाब ये कंट्रोल में नहीं आएंगे, खाना जंगी है, ये है, वो है, मीडिया पे भी खबरें चली, फिर जिस तरह ये केस खत्म कर रहे अपने धड़ाधड़, नैब को खत्म कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। सरदारी ने कहा जी आपको बड़ी मुश्किल गवर्नमेंट लेके दी है तो आप जाए ना। अब जरदारी का उसमें क्या नुकसान है जी? सीधे गवर्नमेंट उसके पास है, वजारतें कौमी असम्बली में उसके पास है, बेटा उसका वजीर खारजा है, उसको कौन सी कोई इतनी बड़ी परेशानी बनी। मगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ये बड़े किंग बनते थे सियासतदान, इनका उसने ऐसा फलूस उड़ाया ना कि अब मेरा ख्याल है कि इनके सियासी जनाजे निकलेंगे, इनका नाम लोग नहीं लेंगे और शर्म आएगी लोगों को इनका नाम लेते। जिस तरह इमरान खान के जलसों में आपने देखा लोगों की तादाद। तो ये तो आपको मैंने मुख्तसर सूरत हाल बताई है कि सबसे बड़ा जो कामयाब पता खेला गया वो जरदारी ने खेला, और जरदारी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। इनको जिस तरह चक्कर में दिया उसने, अब ये चक्कर उतारते रहेंगे तो मेरा ख्याल कई साल निकल जाएंगे, मगर मेरा नहीं ख्याल कि आपको इनके चक्कर लगते हैं। कौमी असम्बली में जो सूरत हाल है, सदर के पास अब इख्तियारात है। सदर को चाहिए कि तमाम असम्बलियों में कहे जी, एक का न के तमाम में कहे जी अदम एतमाद लेके आए। कौमी असम्बली में भी है, MQM जो है वो मेरा ख्याल है कि आप साथ नहीं देगी। वो उसको भी पता चल गया कि लूटों की इज्जत नहीं होती और कई और भी भाग जाएंगे।
हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में ये वैसे ही कौमी असम्बली जो खत्म हो जाए, फिर वही पकड़ दकड़ आपके इलम में आके ये जी वो अपना पासवर्ड बना के दें इनको, सफारती पासवर्ड, नवाज शरीफ को, इसाक डार को, मुजरमों को, हम पाकिस्तान आएंगे। फिर क्यों नहीं आया ये, इसको पता था। एक अंदर की खबर आपको बता देते हैं कि जब से सोशल मीडिया और पब्लिक फौज के खिलाफ बयान दे रही थी, फौज ने भी हाथ खींच लिया और इन्होंने फौज से गारंटी मांगी थी। लोग नाम नहीं ले रहे, मगर मैं आपको साफ तौर पे बता देता हूँ कि 1.5 साल हम निकाल लें किसी तरह, और अपना जो भी जिसको कहते हैं उल्लू सीधा करना था वो अब सीधा होता है कि नहीं होता, मगर आगे इनके खड्डा है, पीछे पीटीआई है। अब जाएं तो जाएं कहाँ, क्या होगा इनका। वो जैसे वो एक फिल्म नहीं थी इंडियन का, अब तेरा क्या होगा कालिया, वो वाला साहब हो गया। तो ये जनाबे अली अब सियासी मौत भी मर चुकी हैं, बदनाम इतने हो गए आपके इलम में, चोर चोर चोर, हर जगह पे चोर, लंदन आए चोर, कहीं पे भी जाए एक इनको ऐसा निशान मिल गया है, कौमी निशान। अब वो पार्टी का निशान ही रख लें अपना, क्योंकि इनको चाहिए कि आप चोर ही पार्टी का निशान रख ले, और कौम भी ज़ाहिर है उनको भी इल्म है, इन कौम के लिए भी आसानी रहेगी, इनके लिए भी आसानी रहेगी। ये तो मैंने आपको मुख्तसर जो हालात है बता दिए, कल आपको इस पे मजीद पता चल जाएगा, खुद भी और हम भी बताएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, बार बार दफा श्रीलंका का नाम लिया जा रहा है, कई एंकर जो बड़े थे वो भी गायब हो गए, सहाफ़ी, और बताया ये जा रहा है कि मुकदमात बन रहे थे, क्या हो रहा है वहां पे, ये सब के इल्म में। अब जो आने वाले दिनों में एकदम आपने देखा कि पानी का बहाव इमरान खान की तरफ है, साथ ही इदारों ने भी इस तरफ कर दिया। ये जो हमजा शहबाज है, कब इसकी गवर्नमेंट खत्म हो जाए कोई पता नहीं किसी को, इसके पास अक्सरियत भी नहीं है। अभी जो हमारे पास इतला है कि परवेज, जो चौधरी परवेज लाई, उसके पास 4 वोट ज्यादा है। अगर ये जिनकी छुट्टी होगी सुबह, बाकी पता चलेगा इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देता। जहां तक इलेक्शन कमीशन का मसला है, उसको भी अब कहा गया है कि बंदे का पुत्र बाण, क्योंकि काफी जलील हो रही है, और ये ना हो कि ये सबका रगड़ा निकल जाए, लोग अवाम सड़कों पे आ जाए, जिस तरह सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं हम इमरान के लिए जान देने को तैयार है, और इसी वजह से इनको अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं। ये कोई अदल उदल नहीं है, मैं आपको साफ बता दूं। अगर आप समझे कोई अदल की तरफ कोई चीज गई है, तो मेरे नजदीक वाला ये चीजें नहीं है। ये सिर्फ एक आप देख सकते हैं कि प्रेशर है, प्रेशर की वजह से फैसला करना पड़ता है। कई दफा जिनका ज्यादा प्रेशर होता है उसी तरफ का झुकाव अदालतों का आ जाता है। इंसाफ आपके सामने जिस तरह का वहां मिलता है। अगर इलेक्शन में ये अदालत उस रात है वो फैसला बरकरार रखती, जो कौमी असम्बली के इलेक्शन दोबारा थे या दूसरे इलेक्शन भी, जिस दिन इलेक्शन कमीशन को भी बुला लिया गया था, तो ये भी तो सुप्रीम कोर्ट कह सकती थी ना, अगर 30 दिन में आप नहीं कर सकते, चलो जी हम 1 साल के लिए कायम मकाम गवर्नमेंट बना देते, 6 माह के लिए बना देते। तो ये सब कुछ इन्होंने पहले एक गेम डाली साहब ने, और फिर जब देखा कि ये फेल हो गई ये गेम, तो चलो अब जो अभी थोड़ी बहुत इज्जत बचती है उसे बचाओ। इन लोगों ने जो पैसे लिए वो किधर गए, अब वो भी वापस मांगेंगे, क्योंकि जिन्होंने दिए हैं वो भी बदमाश हैं। जिन्होंने लिए हैं, जब उनके आगे पीछे कोई नहीं होता बचाने वाला, फिर उन पे जिस तरह ये लोग तरीका वारदात नून लीग का है आपके इलाके में, पैसे उनसे लेंगे। अमेरिका बहादुर के पैसे भी गए, और जो जिसने जहां खर्चा किया था सबके पैसे गए। जुआ खेला था, अब इसमें हार जीत तो होती है, पैसा गया, बर्बाद हो गया। जो आप देख रहे हैं कि आज ये फैसला आ रहा है, आज वो फैसला आ रहा है, वो 100 प्याज भी और 100 जूते वाला साहब चल रहा है। मेरा हाल एंड पे यही होना कि इलेक्शन होंगे, फिर इनकी पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी, फिर ये भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। इनको अब फौरी तौर पे ये मीटिंगें शुरू हो गई हैं, फाड़ो शुरू हो गई है, तो देखते हैं क्या करते हैं। नाज़रीन, मैं एक चीज आपको बताऊं, जब तक बुनियाद ठीक नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान की वही बुनियाद नहीं होगी जो कायदे आजम की थी, ना आइन काम करेगा, ना आपके कानून काम करेंगे, ना वहां पे जज काम करेंगे, ना फौज अपना जो काम है वो ठीक तरीके से कर सकेगी, जब आप मजहबी कार्ड हर जगह पे खेलेंगे। इसलिए
इमरान खान उसके वज़रा को ये मेरा मशवरा है कि मजहबी कार्ड से बाज रहे और एहतियात करे कि मजहबी कार्ड जो है वो नुकसान देता है। अच्छा, आज के लिए मेरा ख्याल आज काफ़ी है। जंग की सूरत हाल और दूसरी तमाम खबरें का सुबह करेंगे इंशाल्लाह, आपके लिए लेके आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप आप देख रहे हैं नाइमरोज टीवी इंटरनेशनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। बड़ा जबरदस्त वाकया आज आपके लिए लेके आया और आपने शायद इस तरह का पहले नहीं सुना होगा। हुआ ये कि ये एक खतून है, तो ये बता रही है कि मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो बड़ी अच्छी तालीम हासिल की। हुआ ये कि यूनिवर्सिटी में जो आज से कुछ अर्सा पहले लोगों में कोई शर्म थी, हया थी, तो मुझे मुख्तलिफ लड़के जो थे वो कहते कि हम आपको पसंद करते हैं, तो मैं किसी की तरफ तवज्जो न देती, मैं अपनी तालीम की तरफ तवज्जो देती। मगर कहती कि एक लड़का था जिसका नाम कमाल था, तो वो बड़ी दिलचस्पी ले मेरे में और मैं काफी अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। खाते पीते लोग थे हम लोग, गाड़ी हर चीज हमारे पास थी। तो जब कहती कि मैंने वो पता किया कि ये बिल्कुल सीरियस है या क्या मसला है, तो उसको मैंने समझाने की कोशिश की कि यहाँ हम तालीम के लिए आते हैं, तो ये फैसले जो है माँ बाप पे छोड़ देते हैं। तो वो ये बातें मेरी नहीं समझ सका और मुझे वो 12 दफा उस वक्त लव लेटर होते थे, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज नहीं थे, तो वो मुझे डालता था और यही लिखता था कि तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा, मैं जहर खा लूंगा। मगर खाया नहीं उसने। तो फिर हुआ ये कि मैंने उसको ये कहा कि देखो मुझे तालीम मुकम्मल करनी है, मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ और हम पूरी फैमिली जो है वो तालीम याफ्ता है, तो मुझे आप किसी गलत रास्ते पे ना लगाओ। उस लड़के को थोड़ी बहुत ही समझ आ गई। तो जब मैंने तालीम कहती मुकम्मल की, तो फिर उसने मुझे कहा कि मैं अपने वालिदैन को आपके घर में भेजता हूँ, तो आप अगर आपके वालिदैन भी जिस तरह आप कह रही हो कि वालिदैन पे छोड़ देते हैं, तो अगर वो मान जाए तो हमारी शादी हो सकती है। तो मैंने कहती सोच समझ के काफी, तो मैंने कहा हाँ आप अपने वालिदैन को हमारे घर भेज दें। तो कहती एक दिन फिर उनके वालिद और वालदा और बहनें हमारे घर आई। तो जब वो हमारे घर में पहुंचे तो पता चला कि ये कोई इतने अमीर लोग नहीं है, कोई खाते पीते लोग नहीं है, नॉर्मल से हैं, जिसको आप पाकिस्तान में कह सकते हैं मिडिल क्लास। तो मेरे वालिद और वालदा को मिलकर उनके साथ कोई खुशी नहीं हुई और मैंने जब अपने वालिदैन को बताया कि ये मेरा क्लास फेलो है, हम इकट्ठे पढ़े हैं, तो फिर भी वालिदैन ने कहा कि बड़ा मुश्किल है कि आप एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हो, कल को इन लोगों में जाओगी तो आपके लिए ये मुश्किल पैदा हो जाएगी, आपके जो खराजात हैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। इसकी बहनें अभी तक बैठी हुई जिनकी शादियां होनी है, उस पर भी अखराजात होंगे, ये वो बड़ा जो हमारे माशरे का तरीका कार है, काफी लंबा लिखा हुआ है, मगर मैं मुख्तसर कर देता हूँ इसको। तो कहती जनाब इस तरह उनको मेरे वालिदैन ने माजरत कर ली बड़े अच्छे तरीके के साथ, क्योंकि ये नहीं कि उनकी कोई इंसल्ट की गई, कोई उनको ऐसा कोई बताया गया कि आप गरीब हैं या आप ये हैं आप यो वो है, कोई ऐसी चीज नहीं उनको बताई गई। यही कहा गया कि हमने अभी बेटी का कोई हमारी का प्रोग्राम नहीं है, हम अभी सोचेंगे, हम गौर करेंगे। और कहती कि हमारे घर में ये था कि जो भी फैसले थे वो वालिदैन करते थे, अरसा दराज से ऐसे ही चला आ रहा था। तो इसके बाद जनाब कहते कि फिर वो लड़के ने दोबारा कोशिश की। मैंने कहा नहीं, जो मेरे वालिदैन ने फैसला कर दिया वही अब मेरे लिए भी कबूल है, जहां मेरे वालिदैन मेरा रिश्ता करेंगे मैं वहीं पे शादी करवाऊं। फिर कहती के वालिदैन ने मेरा रिश्ता एक जगह पे कर दिया और वो लड़का फिर जो बंदा था, आज तो बंदा बना होगा, पहले लड़का था, तो वो
फिर दोबारा राब्ता नहीं उसने किया, उसको समझ आ गई शायद इन चीजों की। कहती कि इस तरह मेरी शादी होगी और मेरे उसमें से 2 बच्चे हुए मियाँ से, और फिर एक एक्सीडेंट में मेरा मियाँ जो है वो जान से चला गया। कार एक्सीडेंट हुआ और मौका पर ही उसकी मौत होगी। तो इस तरह मैं बेवा हो गई। एक दिन कहती कि मैं फिर सोचा कि मैं कैसे जिंदगी गुजारूं। मैं अकेली थी, मेरी वालदा भी अकेली थी, वालिद साहब भी वफात पा चुके थे। तो इस तरह मैंने वालिदैन के घर में ये सोचा कि हम इकट्ठे रहें ताकि मैं बच्चों को अपने जो है उनकी परवरिश करूं। तो कहती एक रात हम सोए हुए थे, तो अचानक रात को हमें पता ही नहीं चला कि किस वक्त हमारे घर में डाकू आ गए, और डाकुओं ने आके सबको जनाब, जो हम 4 लोग थे 5 लोग थे, बच्चों को तो पता ही नहीं चला, मुझे और मेरी वालदा को उठाया और कहने लगे कि जो भी है चीजें मुझे खुद ही निकाल के ले आओ, इससे पहले कि हम कोई ऐसा काम करें, तशद्दुद करें, ये करें वो करें। तो कहती जैसे ही मैं भी डर गए हम लोग, हमने अपने जेवरात निकालने शुरू कर दिए। तो एक डाकू बाहर खड़ा था, वो अंदर नहीं आया हुआ था। तो मैंने जब सब कुछ दिया तो एक डाकू कहने लगा कि अभी भी आपके पास बहुत कुछ है, अभी भी बेशुमार चीजें हैं, वो निकाल लो, पैसा निकाल लो, जेवर निकाल लो, ये निकाल लो, वो निकाल लो। बड़ी परेशानी बनी। तो मैंने उसको ऊंची आवाज में कहा कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, जो हमने है वो आपको दे दिया है। तो जैसे ही मेरी आवाज सुनी तो जो बाहर डाकू था वो भी अंदर दाखिल हो गया। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। वो कहती मैं परेशान हो गई, उसने भी मुझे देखा, मैंने उसको देखा, तो मैं हैरान परेशान। तो वो वही लड़का कमाल था जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो डाकू बनेगा। और इस तरह मैं अपने आप पे काबू ना कर सकी, कंट्रोल ना कर सकी, वो भी ना कर सका, और वो शर्म के मारे सर झुका के मेरे सामने खड़ा था। और मुझे भी बहुत शर्म आ रही थी कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा लड़का आज ये डाकू कैसे बन गया। फिर काफी देर तक उसने डाकू जो दूसरे साथी से उनसे कहा कि हम यहां से चलेंगे, हम यहां कोई ऐसा सामान नहीं लेके जाएंगे। तो इस तरह उन्होंने हमारा सामान वहीं पे छोड़ दिया और वो चला गया कमाल अपने साथियों के साथ। और ये हुआ कि एक दिन वो कमाल फिर हमारे घर आया, दिन के वक्त, डाकू बन के नहीं, मेहमान बन के आया। तो मेरे साथ में मुलाकात हुई, अम्मी से भी हुई। तो उससे मैंने पूछा कि तुम इन हालात में क्यों पहुंचे, क्यों तुमने ये काम गलत शुरू किए। तो वो कहने लगा कि बदकिस्मती ये देखे कि हम बैंक से कुछ कर्जा लिया, बैंक वाले में परेशान कर रहे थे, बहनों की शादी करनी थी, और जिस दिन हम डाकू बन के आपके घर में आए वो पहला दिन था हमारा, कि पहले दिन ही हमने सोचा कि इस घर में डाका डालेंगे। हमें तो पता ही नहीं था कि आप लोग यहाँ पे रहते हैं। तो जब आपको मैंने देखा तो मुझे, आप सोच नहीं सकती मेरे ऊपर क्या गुजरी, कि मैं पूरे 2-4 दिन हुए सो नहीं सका, परेशान हूं ज़हनी तौर पे। तो उसने बताया कि कर्जे इतने चढ़ गए हमारे ऊपर, और फिर मैंने ये 3-4 लोग साथ में लाए। तो मैंने कहा चलो कोई घर लूटते हैं, वहां से लेके जेवर जूवर जो भी है, तो अपने कर्जे उतारते हैं। जहां जहां से कर्जे लिए हुए थे वो लोग परेशान कर रहे थे। तो मगर हुआ ये कि आगे से आप निकल आई तो मेरा जमीर ही नहीं गवारा किया कि मैं आपके घर से एक चीज भी लेके जाऊं। मैं एक वक्त था आपको पसंद करता था। तो बातचीत हुई बार। तो कहती मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसकी बातें सुनकर, बड़ा दुख हुआ कि इतना तालीम हासिल की और इसको नौकरी नहीं मिली, मुलाजमत नहीं मिली। पाकिस्तान में आपको पता ही है कि तालीम के साथ रिश्वत भी चाहिए, सिफारिश भी चाहिए। तो ये जनाब खतून लिखती है कि जब मैंने उससे पूछा कि आपने शादी कर ली, तो उसने कहा नहीं, मैंने तो आज तक शादी भी नहीं की, क्योंकि मैंने उस वक्त सोचा था कि शादी करूंगा तो आपके साथ करूंगा, नहीं तो शादी नहीं करूंगा। तो फिर कहती कि मैंने अपनी वालदा से बात की, और मैंने जब उसका पता किया तो पता चला कि वाकई ये इस मुसीबत में पड़ा हुआ कि कर्ज मर्ज ले लिए हुए हैं।
तो कहती मैंने फिर सोचा कि मैं भी बेवा हो चुकी थी तो इसके साथ शादी क्यों ना कर लूं। तो इस तरह कहती हमारी शादी होगी। और उसके बाद मैंने उसके जो भी बैंक के मसाइल थे उसको हल किया। मेरे पास अल्लाह की याद दिया बहुत कुछ था। मेरा मियाँ जो पहले था वो भी काफी दौलत छोड़ गया था। तो ये एक वाकया जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। तो कहती आज मेरे उन बच्चों का भी उसने ख्याल रखा जो मेरे पहले मियाँ से थे, उनके भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी। और फिर 2 बच्चे हमारे भी पैदा हुए। तो आज हम बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। और उसको मैंने कभी भी ये यकीन से मैं बता सकती हूँ कि एहसास नहीं दिलाया कि आप किस तरह हमारे इस घर में आए थे। कहती कभी आज तक मैंने इस बात की हमने किसी को जिक्र भी नहीं किया। और क्योंकि मेरा मियाँ मेरी इज्जत है और जो उससे गलती हुई अगर उसने अपने आप को ठीक कर लिया और पहली गलती थी तो मुझे यही खुशी है। तो ये एक वाकया हमें लाहौर से मिला था। तो नाज़रीन ये वाकयात बयान करने का मकसद ये होता है कि देख लें इंसान जिंदा हो कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है, मगर ये डाकू वाले रूप में किसी से नहीं मिलना चाहिए। ये वैसे मैं अपने तौर पे आपको बता रहा हूँ। मिलेंगे अगले नए प्रोग्राम में, नए वाकया में। जुड़े रहें नाइमरोज टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। नई प्रोग्राम गपशप। अच्छा है जनाब, आपको इल्म है गांव का माहौल क्या होता है। वहां पे खवातीन है, कहीं पे वो ट्यूबवेल होता है, वहां कपड़े धोने जाती हैं, इकट्ठी बैठती हैं, गप्पे भी लगाती हैं। तो वहां खवातीन कपड़े धो रही थी। तो एक औरत ने दूसरी से पूछा कि आपने क्या पकाया। तो उसने कहा कि मैंने खीर की देग बनाई थी और रोजाना वही मैं खा रही हूं। अब हमारा जो माशरा है वहां पे दूसरी खवातीन ने भी फौरी तौर पर उसकी बात सुनी, बड़ी हैरान कि खीर की देग बनाई और वही पूरा महीना खा रही है। तो इस तरह एक औरत ने सोचा क्यों ना मैं भी एक देग बना के कहीं छुपा दूंगी किसी कमरे में, तो मैं भी रोजाना थोड़ी थोड़ी खाती रहूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं पीछे क्यों जाए, जो कल को कोई मुझे पूछेगा तो वहां पे मैं भी बताऊंगी कि मैं भी 1 महीना खीर खाती रही। अब उसने जब घर जाके तो वहां पे खीर की जो भी देग बना के तो एक कमरे में छुपा दी। पहले दिन उसने खाई, बड़ा मजा आया। दूसरे दिन और मजा आया, ठंडी थी खीर। तीसरे दिन आहिस्ता आहिस्ता, तीसरे चौथे दिन वो टेस्ट ना रहा और फिर उसमें से स्मेल आना शुरू हो गई। फिर वो वक्त आ गया कि वो दोबारा उसी ट्यूबवेल पे पहुंची जहां कपड़े धोती थी। तो वहां पे फिर उसे आवाज आई उसी औरत की। किसी ने उससे फिर पूछा कि क्या बनाया, जिसने पहली दफा बताया था। तो उसने कहा वो अभी तक खीर की देग ही चल रही है। वो औरत बड़ी परेशान हुई। उसने सोचा कि इसकी खीर खराब नहीं हुई है, मेरी क्यों खराब हुई। उसने कहा कि मैंने भी खीर बनाई थी और मैं तो 2-3 दिन बाद महसूस किया कि वो खराब हो गई है और फेंकनी पड़ी, ज़ाया गई सारी। तो आप कैसे 1 महीने तक ये खीर खा रही हो। उसने कहा कि मैंने कुछ पाई नहीं थी खीर बना के, मैंने खीर की देग तैयार करवा के मुख्तलिफ लोगों के घरों में भिजवाई थी मोहल्ले में। और अब कोई भी खीर बनाता है या कोई अच्छी चीज़ घर में बनाता है तो मेरे घर जरूर भिजवाता है, तो मैं वही खा रही। इस बात का जो मैंने आपको बताया मकसद बयान करने का ये है कि अगर आप आपस में मोहब्बत और प्यार के साथ चलेंगे, चाहे वो घरों का माहौल हो, चाहे वो मोहल्ले का माहौल हो, चाहे वो रिश्तेदारों का माहौल हो, वो लोगों के काम आएंगे। अगर कोई चीज़ आपने अच्छी बनाई है तो उसे दूसरे के घर भी भिजवाएंगे। तो ज़ाहिर है हमारे वैसे भी जो ममालिक है वहाँ रवाज ही नहीं कि खाली बर्तन वापस दिया जाए। आपके इल्म में ये चीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए ये वाकया मैंने आपको मुख्तसर सा बताया आज कि सबसे पहले हमें इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके साथ अपने तल्लुकात अच्छे करने चाहिए। देखिए एक चीज़ मैं बताऊं,
खाना यहाँ यूरोप में या कहीं पे भी हम लोग रहते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब अगर आप नहीं भेजेंगे तो फिर भी लोग खाना खा के सोते हैं। खीर जरूरी नहीं होती, लेकिन एक मोहब्बत का इजहार होता है। अगर कोई आपकी दावत करे तो वहां पे आप ये ना देखें कि उसकी हैसियत क्या है, ये देखें कि उसके खाने, उसने क्या खाना आपके सामने पेश किया है। शायद उसकी ये हैसियत नहीं, मेरा मतलब ये बताने का है। आप ज्यादा उससे अमीर हो, मगर उसने जो आपको इज्जत दी है, जो एहतराम दिया है, जो मोहब्बत दी है, जो प्यार दिया है, उसकी कदर करें। आज आप देखें कि मोबाइल फोन है, मैं भी इसमें शामिल हूं, हम सब भी हैं। सारा सारा दिन हम इस पे लगे रहते हैं। फोन पे किसी से बात कर ली, बस फिर दोबारा मोबाइल पकड़ लिया और कोई फेसबुक में चल रहा है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ रही है। एक मैसेज को 20-20 दफा भेजा जा रहा है। लोग पढ़ पढ़ के बस वो यार फिर भेज दिया, वो कोई लिख देता है इतनी दफा आ गया, ये आ गया, मगर रिश्ते कमजोर हो गए। हम आपस में जो मोहब्बत से पहले बैठते थे, जिस तरह हमारे बड़े, मैंने देखा अपने घरों में भी कि वालदा ने कोई भी चीज बनानी तो हमसाए उनका ख्याल करना। ये मकसद नहीं होता था कि अब हमसाया भी कोई अच्छी चीज बनाए तो जरूरी भेजे, मैं एक वैसे बात बता रहा हूं। तो ये पुराने लोगों से हमें सीखना चाहिए। हमने इस रिवाज को कम कर दिया। इसको हमने इसी तरह ही है कि एक वो खाना पूरी के लिए रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि अगर आप इस तरह मिलते रहेंगे तो डिप्रेशन में कम जाएंगे, परेशानियां कम होंगी। अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं, उनकी महफिल में बैठें। जिसका कोई दोस्त नहीं होता, आपने देखा वो अकेला बेचारा बैठा होता है, वो सोच रहा होता है। अक्सर लोग ऐसे बीमार हो जाते हैं। आपके इल्म में है कि ऐसे दोस्त जरूरी है जो अच्छे दोस्त हो। ये ना कि ऊपर ऊपर से वो आपके दोस्त हो, अंदर से दुश्मन हो। दोस्त और दुश्मन की पहचान करना भी सीखे, फिर आपको पता चलेगा कि एक दोस्त के कितने फायदे होते हैं। कम बनाएं मगर अच्छे दोस्त बनाएं। इसी तरह कम खाएं मगर अच्छा खाना खाएं, म्यार का खाना खाएं। ये नहीं कि हर चीज उड़ाते जाए, ये भी ना पता चले बात इसमें कोई नुकसान भी है, इसमें कोई फायदा भी है। वो चीजें खाएं जिनसे आपको पता चले कि ये वाकई एक खुराक है। इसी तरह दोस्त भी एक ऐसे ढूंढे जो आपके मुश्किल वक्त में काम आए। पुराने एक बात है कि बाप ने कहा बेटे से कि आज देखते हैं तुम्हारे दोस्तों के बारे में और मेरे दोस्तों के बारे में। तो वो दोनों निकल पड़े। सबसे पहले बेटे ने कहा मैं अपने एक दोस्त के पास चलता हूं। उसने उसका जाके बेल वगैरह दी तो अंदर से आवाज आई कि उसने कहा मुझे बहुत जरूरी काम पड़ गया, मैंने अपने दोस्त से मिलना है। उसका नाम लिया तो वो उसके घर वालों ने कह दिया वो तो आराम कर रहा है। होता ये हमारे माशरे में कि वो खुद ही पैगाम भेज देते हैं कि इस वक्त मूड नहीं मिलने का। तो वो लड़का बड़ा परेशान हुआ कि ये तो मुझे हमेशा कहता था मैं तो आपका बड़ा अच्छा दोस्त हूं। फिर बाप ने कहा आओ मेरे साथ, मैं अपने दोस्त से मिलवाता हूं। जाहिर है पुराने रिश्ते, मैं बताना चाहता हूं फर्क क्या है। तो वो जब उसने जाके बेल वगैरह दी तो अपने दोस्त को आवाज दी तो वो फौरन बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने कहा कि सब खैरियत है आप इस वक्त? उसने कहा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो कहता है 1 मिनट। वो अंदर से पैसे उठा के ले आया जितने भी थे। कहता है ये लो, और जब जरूरत पूरी हो जाए देखी जाएगी बाद में, अपना काम चलाओ। वो लड़का बड़ा हैरान हुआ। पैसों की तो जरूरत नहीं थी, एक जमाना था, एक चेक करना था कि एक है। अभी उससे पैसे भी नहीं मांगे, बाहर ही नहीं आया, अंदर से ही मैसेज भेज दिया। दूसरा जो था उसका पता ये चला कि वो बीमार और बीमारी की हालत में बाहर आ गया। उसने कहा मेरा यार आया, कोई जरूरत होगी उसको। ये पुराने रिश्तों में और नए रिश्तों में फर्क है। इसलिए अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें और मोहब्बत और प्यार की दुनिया में अगर आप चलेंगे तो वहां पे आपको आपकी जिंदगी भी आसान मिलेगी,
इर्द गिर्द का माहौल भी अच्छा मिलेगा और बीमारी भी कम लगेगी। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे 9 टीवी इंटरनेशनल के साथ। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।